बहुत पुराने समय की बात है। एक कुबलगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जो अपनी न्याय प्रियता, पराक्रम तथा उदासीनता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। उस राजा के 7 पुत्र थे। 6 राजकुमारों का विवाह हो गया था। 7वां राजकुमार अभी कुंवारा था और उसके लिए वधू की तलाश जारी थी। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा था। तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई भी नौकर दिखाई नहीं दिया। उस राजकुमार को छोटी रानी दिखाई दी तो छोटे राजकुमार ने छोटी रानी से कहा, भाभी मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसी हुई। छोटी राजकुमारी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही ऊंचा है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। छोटी राजकुमारी की व्यंग भरी बातें सुनकर छोटा राजकुमार चिढ़ गया। राजकुमार बोला, ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो दोनों के अहंकार के कारण उस छोटी सी बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। लेकिन रानी पद्मिनी तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र और न जाने क्या क्या पड़ते थे, किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। अब इधर मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात बताई और 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन छोटे राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात नहीं सुनी और वह अपने हठ पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री का बेटा बोला, नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। उसके बाद राजकुमार और मंत्री का लड़का अपने राज्य से रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी पद्मिनी यहाँ से काफ़ी दूर एक द्वीप में रहती है और उस द्वीप पर पहुँचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और फिर राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है और इस किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर से समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले। राजकुमार ने कहा, जब एक बार तीर तरकट से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। राजकुमार की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप रह गया। अब वह दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस द्वीप की ओर रवाना हो गए जहाँ रानी पद्मिनी रहती थी। उसके बाद वे दोनों वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें शाम हो गई। तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल सुबह आगे चल पड़ेंगे। मंत्री के लड़के ने बाग में इधर उधर नजर डालकर देखा और कहा, राजकुमार, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। मेरा सुझाव है कि हम लोग यहाँ न रुककर आगे कहीं किसी और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बड़े डरपोक हो, हमें यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखो यह कितना हरा भरा और सुंदर बाग है। मंत्री के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। राजकुमार ने मंत्री के लड़के की बात नहीं मानी और अपने घोड़े को उस सुंदर बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला गया। दोनों के उस बाग में घुसते ही उस बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की ऐसी हालत हो गई थी, काटो तो खून नहीं। मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, यह क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया ना। राजकुमार ने कहा, अब वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। मंत्री का लड़का बोला
कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। और दोनों ने यही किया। घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर वह दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। रात का अंधेरा फैल गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी, तभी उन्होंने देखा कि हवा में कुछ उड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर दोनों ही घबरा गए। वह एक परी थी जो उसी बाग में आकर उतरी। उस परी ने नीचे खड़े होकर अपने चारों ओर देखा, तभी इधर उधर से कई परियां वहां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां पानी का छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग खुशनुमा हो गया। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे दोनों उस पेड़ पर बैठकर देखने लगे कि वह परियां आगे क्या करती हैं। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। इस समय कुछ परियों और आ गईं और हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वह कालीन जमीन पर बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। तभी आसमान से कुछ और परियां एक सिंहासन लेकर उस बाग में पहुंची। उस रतन जड़ित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा गया। इसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। वह सोच रहा था कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। वह उड़न खटोला उस बाग में आकर उतरा। उस उड़न खटोले से सजी धजी एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आई। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया। वहां पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर परियों की राजकुमारी ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। परियों की राजकुमारी ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ। वह परी वहां से चलकर उसी पेड़ की ओर आने लगी जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे थे। यह देखकर उन दोनों की जान सूख गई। इस समय उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने भाग्य में क्या लिखाकर आए थे जो ऐसे संकट में फंस गए। वह परी उसी पेड़ के नीचे आई जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे थे। उसने राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो। हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। जल्दी नीचे उतर जाओ। हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार के साथ साथ मंत्री के लड़के को भी पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। मंत्री का लड़का वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मंत्री का लड़का राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और वह परी दोनों ही परियों की राजकुमारी के पास पहुंचे। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जगह दी और राजकुमार से कहा, आओ बैठ जाओ। लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो। राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं एक राजा का बेटा हूँ। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम राजकुमार हो। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। परियों की राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। फिर वह परियों की राजकुमारी बोली कि राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह सब सुनकर राजकुमार पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों, यह क्यों नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि राजकुमारी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े शांत स्वर में कहा, तो यह बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वह शर्त क्या है। राजकुमारी बोली कि रानी पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे।
राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, राजकुमार, रानी पद्मिनी तो द्वीप पर रहती है, तुम रानी पद्मिनी के पास कैसे पहुंचोगे? वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है और उस द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली, उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनो रहोगे तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने एक अंगूठी राजकुमार को दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सर झुकाया। परियों की रानी अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा, वह भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आई। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत उतावला था कि राजकुमार के साथ वहां क्या क्या हुआ। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाकर कहा, दोस्त, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला, राजकुमार, हम यहाँ से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। राजकुमार बोला, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। इधर अब सुबह हो गई। उसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। मंत्री का लड़का मन ही मन सोचने लगा कि राजकुमार ने बैठे बिठाई ये क्या मुसीबत मोल ले ली है। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े। चलते चलते कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों अभी सोच ही रहे थे कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपने पशुओं को चरा रहा था। वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे और उस जंगल को पार करने के लिए रास्ते के बारे में पूछा। उसने जंगल के बारे में बताते हुए कहा कि यह जंगल बहुत घना है, इसमें जंगली जानवर घूमते ही जंगल को पार करना हंसी खेल नहीं है। उसने बताया कि जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाने पर आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो उस रास्ते पर चलकर जंगल को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। जब उन्हें उस आदमी से जानकारी मिली तो मंत्री के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। मंत्री के लड़के के मन की हालत को समझते हुए राजकुमार ने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद दोनों रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस गए जैसा इस जंगल के बारे में उस आदमी ने बताया था। उन्होंने उसे ठीक वैसे ही पाया। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहा था। जानवरों की आवाजें आ रही थी। वह लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया और खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। लेकिन जब मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। यहाँ भी वही हुआ। मंत्री के लड़के ने आप देखा ना ताब घोड़े से उतरा और अपनी तलवार से उस बाघ पर बड़ी जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। खतरे से सामना होने के बाद अब वह दोनों और भी चौकने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे पर वे इतने खूंखार नहीं थे। घोड़े को देखकर वे उनके रास्ते से हट गए। वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वे दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मंत्री के लड़के ने कहा, अब हमें यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसका प्रस्ताव मान लिया और कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में दिर डाला। दोनों ने खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात मैं सोऊंगा।
आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए, लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वे चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, राजकुमार को नींद आ गई। मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार बोला, दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के को अब उस पर क्रोध नहीं, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात की कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद तैयार होकर वे दोनों दोस्त फिर आगे बढ़ गए। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया तो उन्हें आगे एक नगर दिखाई दिया। अब उस नगर को देखकर मंत्री के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर मंत्री के लड़के को याद आया कि परियों की राजकुमार ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था वह यही जादू की नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं। हम बस्ती में ना जाएं तो ठीक रहेगा। राजकुमार बोला, ये क्या बात हुई? इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल लेते हैं। राजकुमार बोला, यह नहीं होगा, हम बस्ती में जरूर जाएंगे। एक राजकुमार तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी घबरा रहे हो। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का मुस्कुराया, लेकिन चुप ही रहा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री के लड़के की एक नहीं चली और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, दोस्त, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे? ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं? धीरे धीरे वे दोनों उस नगर के भीतर बढ़ते गए। अचानक भांति भांति के फूलों से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी अचानक से एक बुढ़िया दौड़ी हुई आई और राजकुमार से लिपटकर रोने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? यह सब देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह माजरा क्या है। तब राजकुमार बोला, तुम चाहती क्या हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के अंदर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उस बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाया कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया है और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। मंत्री के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार बुढ़िया के साथ चल दिया। अब जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर मंत्री के लड़के को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है यह एक नई मुसीबत सर पर आ गई है। राजकुमार को आवाज दी, मगर अंदर से कोई नहीं बोला। अब वह राजकुमार के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, ना ही राजकुमार बाहर आया। दूसरी ओर घर के भीतर जो हुआ, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता था। इसलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को एक मक्खी बना दिया। वह मक्खी जाकर सामने की दीवार पर बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया राजकुमार को एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। उसके बाद वह हंसते हुए बोली, आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे वहां पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदरी नजर आ रही थी। वह हैरान होकर यह सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई। वह बुढ़िया कहाँ गई जो उसे यहाँ लाई थी। राजकुमार कभी उस सुंदरी को देखता और कभी घर पर इधर उधर नजर डालता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह सुंदरी बोली, राजकुमार, मैं तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब राजकुमार ने उस सुंदरी से शर्त के बारे में पूछा तो वह सुंदरी बोली, इतनी जल्दी क्या है, चले आओ, पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। वह सुंदरी बोली,
ठीक है, यदि तुम मेरी शर्त को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तो मेरे साथ चौपड़ खेलो। अब राजकुमार को उस सुंदरी के साथ भी चौपड़ खेलना बैठना पड़ा। दोनों चौपड़ खेलने लगे। खेलते खेलते राजकुमार ने उस सुंदरी से पूछा, आपकी शर्त क्या है? उस सुंदरी ने कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, वह तो ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के महल के बड़े बड़े बंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों नहीं पहुंच सकता, इसमें क्या मुश्किल है? फिर वह बोली कि अगर किसी तरह तुम उस द्वीप पर पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वह बोली, नहीं, तुम चिंता मत करो, इसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक काला और एक सफ़ेद बाल देती हूँ। इनकी खासियत यह है कि जब तुम काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, और जब तुम सफ़ेद बालों को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे। वह चुप रहा। उसके बाद वह सुंदरी बोली, इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? वह बोली कि जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी शादी करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाओगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, तुम्हारे भीतर कितनी आग भड़क रही है, जाने के लिए कितने उतावले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। वह बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार राजी हो गया। वह रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। युक्ति को बार बार हराया पर हताश नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रकांड है। अब इधर सुबह हो चुकी थी। उस राजकुमार ने उसकी अंगूठी भी उसे लौटा दी और राजकुमार से बोली, अब तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता कठिन जरूर है लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उस सुंदरी ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। एक रात में मंत्री के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता था। ऐसा लग रहा था कि अब वह राजकुमार घर के अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया। राजकुमार ने उससे कहा, दोस्त, बच्चों की तरह घबराने की जरूरत नहीं है। जादूगरनी की पूरी कहानी उससे कह सुनाई और वह बोला कि मैं मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। मंत्री के लड़के ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलकर अब वे दोनों खुले मैदान में थे। वे दोनों अपने रास्ते पर चलते गए। रास्ते में हरे भरे बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले पर। उन सबको पार करते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। आगे उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वे दोनों इसी आश्रम में ठहर जाएं। अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने साधु महाराज के पास जाकर कहा, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को हम यहाँ ठहर जाएं, सवेरे चले जाएंगे। साधु महाराज ने उन्हें वहां ठहरने की आज्ञा दे दी। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने घोड़े को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे से बिस्तर लगाया। साधु महाराज भी वहीं आ गए। उनमें आपस में बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहाँ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी बात साधु बाबा को विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। महात्मा बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बेटा तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ने लाने के समान है। कहकर साधु बाबा चुप हो गए। फिर वे बोले कि मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूति दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। महात्मा जी भभूत लेकर आए और राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। कि इस प्रकार समझाते हुए बाबा ने भभूत की डिब्बी राजकुमार को दी। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए वह डिब्बी अपने पास रख ली।
राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी की बाड़ेबंदी को भेजने का रास्ता साफ होता जा रहा है। बाबा ने उनसे कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो, कौन जाने की आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। उस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का आनंद भंडार था, उनका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बैठे रहना। उन्हें 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे धन्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आखिर अब वह दोनों बाबा से आज्ञा लेकर आश्रम से रवाना हो गए। वे बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मौसम बहुत अच्छा और सुहावना था। मंद मंद हवा चल रही थी, रास्ता साफ था, पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने उस सुंदर दृश्य को देखकर मंत्री के लड़के से कहा कि देखो, सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, हवा रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। मंत्री के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन उड़ान भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए। राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घोड़ों ने अभी अपनी स्वामी के मनोभाव जान लिए। घोड़े की गति भी तीव्र होती गई। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वह लगातार चलते रहे और फिर आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। कुछ देर में ही मंत्री का लड़का तो सो गया, पर राजकुमार को नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद राजकुमार देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे थे। तोता और मैना में बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था, वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा, जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल की ओर बढ़ा दिया। मंत्री के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। जब पहरेदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य हकीम राजकुमारी का इलाज कर गए, पर मेरी बेटी का कोई भी अच्छा नहीं कर सका। तुम भी कोशिश कर लो। अब राजकुमार को राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमार ने थोड़ा पानी लेकर पेड़ की जड़ को घिसकर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। राजकुमारी के शरीर में कुछ हलचल हुई और कुछ ही देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। ये देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। राजकुमारी उठकर बैठ गई। राजकुमारी अब ठीक हो चुकी थी। अब इधर शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी को और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी को अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। उसके बाद राजा ने बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा देते हुए कहा कि यहाँ से 20 कोस पर एक गुफा में एक बाबा रहते हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। मंत्री के लड़के को पहले ही सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, मित्र, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और ना ही करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने प्रस्थान किया। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने के लिए कहा था। वे उस गुफा पर पहुंचे। उस गुफा में बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, तुम कौन हो और कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बोले, बेटा, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार बोला, बाबा, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। राजकुमार की बात सुनकर बाबा की आंखें चमक उठी। बाबा बोले कि तुमने ठीक कहा है, जो कठिन काम से बचे हुए आदमी ही क्या। उन्होंने कहा कि अब तुम द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। राजकुमार बोला कि बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है, वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता निकालेगी। बाबा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें खड़ाऊ की जोड़ी देता हूँ।
तुम मुझसे समुद्र पार कर जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी दी। उसके बाद बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। जब राजकुमार और मंत्री का बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर चले तो राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा कि राजा का बड़ा उद्धार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया, हमारी इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। वहां से दोनों आगे बढ़े। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से तो मैं सागर पार कर लूंगा, पर उसके शादी का क्या होगा। मंत्री के लड़के ने कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहीं रुके रहोगे। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का दुखी हो गया। यह कैसे होगा, वह सोचने लगा। अकेला राजकुमार उस किले को कैसे फतह कर सकेगा। जब उसने अपनी आशंका राजकुमार से व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बांधते हुए कहा, दोस्त, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन है। मंत्री का लड़का भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान था कि यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को मुंह कैसे दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ गए और साथी का दिल बैठा जा रहा था। अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। सागर की बड़ी बड़ी लहरें एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों दोस्त अपने घोड़े से नीचे उतरे। राजकुमार ने अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। उसके बाद राजकुमार ने मंत्री के लड़के के बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की पहली किरणों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जाकर खड़ा हुआ। उसके बाद राजकुमार उन खड़ाऊ के सहारे आगे बढ़ने लगा। मंत्री का लड़का राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पार चलते चलते बीता। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया। अगले दिन राजकुमार उस सागर के किनारे पर पहुंचा। राजकुमार सोच रहा था कि राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच से भर गया। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन उसने दूर से ही देखा कि काले काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने अपनी भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भर भभूत अपने मुंह में रखी। अब वह राजकुमार सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। राक्षस देखने में बहुत ही डरावने थे। उनका रूप, रंग और चेहरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर बेचैन हो रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे नहीं देख रहा है। अब राजकुमार ने सोचा कि शहर का एक चक्कर लगाया जाए। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह शहर में चारों ओर घूमा। राजकुमारी पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती में महल में घुसना संभव नहीं होगा। वह नगर इतना सुंदर था कि राजकुमार अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। राजकुमार को लग रहा था कि जैसे इंद्रपुरी में पहुंच गया है। अब राजकुमार ने सोचा कि वह अदृश्य तो बन गया है, लेकिन वह अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्याकुल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी अचानक उसने उन बाबा का ध्यान हो गया जिन्होंने भभूत की डिब्बी उसे दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वे राजकुमार से कह रहे थे कि यह भभूत की दूसरी डिब्बी लो। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिब्बी ले ली। वहां से अंतर ध्यान होते होते बाबा उससे कह गए कि दूसरी डिब्बी का इस्तेमाल होशियारी से करना, ये राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। इधर बाल का जलना हुआ था कि उसके सामने राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उन्हें आदेश दिया कि पहरा दे रहे सभी राक्षसों को खात्मा कर दो। देखते ही देखते सारे राक्षस धाराशायी हो गए। फिर उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर राजकुमार ने कहा कि समुद्र के किनारे नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। उन देवों ने समुद्र के किनारे आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दिया और उसमें तरह तरह के आभूषण थे। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। यह सब होते ही नगर में खबर फैल गई कि मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था।
यह खबर राजमहल में पहुंची। राजकुमारी पद्मिनी ने यह सब सुना तो उनका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश राजकुमार तक पहुंचाया। अब राजकुमार तो यही चाहता ही था कि वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा तो वहां के दृश्य को देखकर दंग रह गया। सब कुछ अनूठा था। उधर राजकुमारी पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रवेश होते ही राजकुमारी पद्मिनी ने उसका अभिवादन किया। राजकुमारी पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं मानो फूल झड़ रहे हों। राजकुमार एक टक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ, मैं एक सौदागर हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यहाँ कैसे आए। राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था, राजकुमारी मैंने सुना था कि आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की प्रेमी हो। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा, क्या तुम हमें दिखाने के लिए अपने साथ कुछ आभूषण लेकर आए हो। राजकुमार ने कहा, जी हाँ, परंतु आभूषण इस समय मेरे पास नहीं है। राजकुमारी पद्मिनी ने पूछा कि आभूषण कहाँ है। राजकुमार ने कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, आभूषण वहीं पर हैं। राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम आभूषण देखना चाहते हैं, क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो। राजकुमार ने कहा कि अवश्य, लेकिन महारानी मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार आप स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आगे लेकर अपने जहाज पर लौट आया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से विदा ली तो लेकिन वह उसके रूप यौवन में इतना मोहित हो गया कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। अब उसका मन वहां से जाने को नहीं कर रहा था। उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। राजकुमारी मन ही मन सोच रहा था कि मैं इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र हूँ, किंतु कहाँ मेरा राज्य और कहाँ इस द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। जमीन आसमान का अंतर था। पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया था। राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो उसकी आंखों के आगे केवल राजकुमारी पद्मिनी घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद उड़ गई। अगले दिन समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को नहीं, अपने आप को ही भूल गई। राजकुमारी पद्मिनी जब जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी। राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों, ऐसा क्या है, मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। राजकुमार ने कहा, शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझी। उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। वह उत्तेजित होकर बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, हम द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी घबराकर बोली, लेकिन तुम हो कौन। राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं कुंभलगढ़ का राजकुमार हूँ। उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। इस कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी चकित रह गई और वह बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी। राजकुमार ने पूछा, यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती। राजकुमारी पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। इधर जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। राजकुमारी पद्मिनी ने राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। किसी खतरे की आशंका से वे राजकुमार से निपट गई। राजकुमार ने उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर राजकुमार हंसकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत हो गया। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, इसलिए उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विश्व में होकर इधर उधर देखा, जहां पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था। पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। तोता मैना से कह रहा था, मैना कोई बात सुनाओ। मैना ने कहा, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर तो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। तोता बोला कि इनके साथ क्या होने वाला है। मैना ने कहा
कि सवेरे जब यह जहाज किनारे लग जाएगा तो उस मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। ये वहां रुकेंगे और दोनों उसमें दब जाएंगे तो बड़ा बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया में अभी देखा ही क्या है? तोता बोला। मैना, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना बोली कि हाँ, एक उपाय है। अगर यह राजकुमार उस मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे, अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर यह उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। वह राजकुमार उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सहम उठा था, पर बचने का उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। इधर सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। समुद्र का किनारा अब भी दूर नहीं था। कुछ देर बाद जब जहाज समुद्र के किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था और उनका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी से मंत्री के लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर तक की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का राजकुमारी पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। मंत्री के लड़के ने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, दोस्त, हमें यहाँ नहीं रहना, कोई और भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ। यह भवन सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक नहीं सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार मंत्री के लड़के को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि पहले वाला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार की दृष्टि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजकुमारी पद्मिनी तो सो चुकी थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। वह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। इधर सुबह हुई। वे अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है वह उसका मन जीत लेते हैं। सागर पार किया था वह खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, यह संत लोग मोह माया से परे होते हैं, जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरोध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। कुछ समय बाद वे बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। बाबा ने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के कक्ष में उन्हें ठहराया। बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें खुश देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रह गया। बोले, राजकुमारी पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी अंतर मन से खुश होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह सो गए। अगले दिन सुबह वो वहां से चलने को तैयार हैं। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। अब बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राज्य कन्या का ध्यान आया जिसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उस नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर आगे की ओर रवाना हो गया था।
वे वहां से घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। उस भभूत को खाकर ही मैंने तुम्हें दीप में प्रवेश किया था। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा, फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होंगे। राजकुमार बोले, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हें महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी पद्मिनी ने कहा, फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होंगे। राजकुमार बोले, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए। राजकुमार बोला कि मैं महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा और नगर का एक चक्कर लगाकर मैं वापस लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अंतर ध्यान तो हो गया हूँ, पर मैं अपने असली रूप में कैसे आऊँगा। जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही बाबा मेरे सामने आ खड़े हुए, मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने मुझे भभूत की एक डिब्बी और दी और कहा कि जब तुम इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। राजकुमारी पद्मिनी ये सुनकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद बाबा का आश्रम आ गया। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक दो महिला को देखकर बाबा समझ गए कि ये वही राजकुमारी पद्मिनी है। उनके साथ एक दूसरी राजकुमारी थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उन सभी का स्वागत किया। राजकुमारी पद्मिनी बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती रही। राजकुमारी पद्मिनी ने उल्लासित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। वे सभी बाबा के आश्रम पर एक रात रुके और अगले दिन सुबह बाबा से आज्ञा लेकर वहां से अपने राज्य की ओर निकले। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और विश्राम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए और वे वहां से अपनी मंजिल की ओर वहां से आगे बढ़े। लेकिन उनकी मंजिल अभी इतनी आसान नहीं थी। कुछ रुकावटें और थीं जिन्हें अपने राज्य पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली जादू की नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। अचानक विचार आया कि यह अंगूठी उसकी रक्षा तो कर लेगी, लेकिन यदि राजकुमारी पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। लेकिन उसने अपने मन को समझाया, अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। राजकुमार को कुछ दूरी पर नगरी दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो आ गई वह नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। राजकुमार ने उस नगरी की सारी कहानी राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई। राजकुमार को पूरी बात सुनकर राजकुमारी पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उन्हें उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वह युवती दौड़कर उसके पास आ गई। फिर उसने राजकुमारी पद्मिनी की ओर देखा तो वह जान गई कि यही है राजकुमारी पद्मिनी। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। यह देखकर राजकुमारी पद्मिनी का सारा भय दूर हो गया। वह डरावना कुछ नहीं था। आरामदायक पलंग पर उसने उनको बिठा दिया, फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सब ने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहाँ बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था, यहाँ का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। सभी का भोजन होने के बाद युवती ने कहा कि आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल सुबह हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर से भाव से उन्हें एक ओर को रख दिया। अगले दिन सुबह उठकर युवती ने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी को जगाया और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंदर विदाई ली और राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। राजकुमार मन ही मन अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा कि जिस रात मैं इस घर में बंदी रहा था तो मेरे दोस्त ने कितनी मुश्किल एक रात यहाँ बिताई थी। आज खुशी के दिन यह सब देखने के लिए वह उनके साथ वहां नहीं था, क्योंकि जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे अपने राज्य भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारी हो सके। वहां से वे सब आगे बढ़े। अब जादू की नगरी पीछे छूट गई। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें घने जंगल को पार करना था। राजकुमार को अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसे उसके दोस्त ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने यह घटना जानबूझकर राजकुमारी पद्मिनी को सुनाई नहीं। उस जंगल को पार करते हुए हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया, पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। राजकुमारी पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, जंगली सुअर
घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। राजकुमारी पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। दिन ढलने को था, जंगल पार हुआ। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था और अब वह बाग अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तान भी बड़े रस लेकर पूर्वक सुना दी। राजकुमारी पद्मिनी का मन वहां पहुंचने का बड़ा आतुर हो रहा था। राजकुमार ने संकेत से राजकुमारी पद्मिनी को बता दिया कि यह वही बाग है। उन्होंने उस बाग के अंदर प्रवेश किया। उनके अंदर प्रवेश होते ही बाग का फाटक बंद हो गया, पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर बैठने की जरूरत नहीं थी। वे आराम से उस बाग को देखते रहे। परियों की राजकुमारी जब अपने सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप राजकुमारी पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, जीवन का एक अंग था। परियों की राजकुमारी ने राजकुमारी पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी पद्मिनी को अपने पास बैठा लिया। राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी का परिचय दिया। परियों की राजकुमारी ने उनका भी स्वागत किया। उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से वह बाग जगमगा उठा। परियों की राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी और राजकुमार से कहा कि मुझे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। सबके हृदय उमंग से भरे थे। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। परियों की राजकुमारी के माता पिता भी आ गए थे। माता पिता ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी पद्मिनी अपने दीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। खैर, अब उन्होंने वहां से विदा ली और अब उन लोगों ने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ अपने राज्य से चला था, तब उनका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। वो चित्र उनके सामने आ रहे थे। वे किसी भी साथी के दिल को डरा सकते थे, पर उसे राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अपना हौसला बनाए रखा था। मन के एक कोने में थोड़ा सा डर छुपा हुआ था, वह वहां कैसे पहुंचेगा। किंतु उसके बाद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और बेशकीमती रत्न के रूप में उसे राजकुमारी पद्मिनी मिली, जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। वे सभी अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। राजकुमार के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वह पराजित हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। राजकुमारी पद्मिनी को ले आना एक गर्व की बात थी। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। अब इधर राजकुमार बहुत दिनों के बाद अपने राज्य लौट रहा था। सबसे छोटा होने के कारण वह राजकुमार राजा का सबसे लाडला बेटा था। राजकुमार के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर न मिलने पर उनके पिता की क्या हालत हुई होगी। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। जब ऐसी स्थिति होती तो अनहोनी की कल्पना सहज ही मन में उठ आती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी आनंद में होगी। अब राजकुमार के मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। आखिर उन्हीं के उपहास से उसे राजकुमारी पद्मिनी जैसी नारी रत्न का उपहार मिला था। राजकुमार को विचारों में खोया देखकर राजकुमारी पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों राजकुमार, क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मनचाहा हो गया, सपना साकार हो गया। अभी कोई परेशानी है क्या? राजकुमारी पद्मिनी की आवाज़ सुनकर राजकुमार अपने में लौट आया और बोला, राजकुमारी पद्मिनी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। वे अपनी सीमा से कुछ आगे बढ़े तो सब रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे, सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों में से कई बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्युलोक में ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी लोगों में ममता के सागर लहराते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। खैर, राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे पर प्यार बरसाते पिता ने नगर में प्रवेश किया। मकानों की छतों से स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए बड़ी उल्लास से उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपनी रानियों के साथ महल में कदम रखा। उनकी आरती उतारी गई।
इस दृश्य से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर गया। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आए तो छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारी का भव्य स्वागत हुआ। उधर छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। भाभी कुछ कहती उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाना ना दिया होता तो यह रत्नों सी राजकुमारी मुझे कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला कि तुमने राजकुमारी पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। इधर राजपुरोहित को बुलवाकर विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया। राजकुमार के विवाह की तैयारी की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। यह देखकर प्रजा आनंदित हुई। राजा सुखी हुआ और अपने बेटे को राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।